पूरी दुनिया के मुकाबले भारत के पास ऐसी जमीन सबसे ज्यादा है जिस पर कॉटन पैदा हो सकता है, लेकिन उपज ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील से भी बहुत पीछे है। सवाल है, कमी खेती में है या नीति में? इसी सवाल पर अशोक गुलाटी, आयुषी गुप्ता और रितिका जुनेजा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। लेख का शीर्षक है इन कॉटन फील्ड्स पॉलिसीज अनडूइंग व्हाट साइंस बिल्ट, दैट्स द चैलेंजेस फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन। इस विषय पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में कपास की खेती से सीधे तौर पर 60 लाख किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है। वहीं कपास के व्यापार से जुड़े क्षेत्रों में करीब 4 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तेनगुरिया और आज के आर्टिकल को हम 4 सवालों के जरिए समझेंगे। पहला, इतना ज्यादा कपास क्षेत्र होने के बावजूद हमारी पैदावार इतनी कम क्यों है? दूसरा, जिस बीटी कपास ने भारत को कपास पैदावार में आगे पहुंचाया, वही बढ़त बाद में टूट कैसे गई, हम पीछे कैसे हो गए? और तीसरा, बीज सस्ता रखने की नीति किसानों के लिए मदद बनी या नई तकनीक के रास्ते की रुकावट बनी? चौथा और आखिरी सवाल कि 5659 करोड़ रुपयों का मिशन अच्छा है, लेकिन क्या इसके पास वो तकनीक है जो दुनिया के बड़े देशों के पास है? पहले सवाल से शुरू कर लेते हैं कि जब दुनिया के मुकाबले भारत के पास ऐसी जमीन सबसे ज्यादा है जिस पर कॉटन पैदा हो सकता है, तो हमारी पैदावार इतनी कम क्यों है? इसे एक आंकड़े से देखते हैं। अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने 5659 करोड़ रुपए की मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को मंजूरी दी। ये मिशन 2026-27 से लेकर 2030-31 तक चलेगा। सरकार का लक्ष्य लिंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। लिंट दरअसल कपास के डोडे से बीज अलग करने के बाद मिलने वाला शुद्ध और साफ सफेद रुई का रेशा होता है, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। इसे 2025-26 तक के 3 साल के औसत में 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 2031 तक 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ले जाना है। लेकिन सवाल है, क्या ये मिशन सफल होगा? यहां हम अपने दूसरे सवाल पर आते हैं कि बीटी कॉटन से मिली बढ़त को बाद की नीतियों ने कैसे कमजोर कर दिया। साल 2002 था। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बीटी कॉटन की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी थी। बीटी कॉटन दरअसल कपास की कैसी किस्म है जिसमें कीटों से बचाव के लिए जेनेटिक बदलाव किए जाते हैं। उस वक्त चर्चा थी कि दुनिया में जो अगली बड़ी क्रांति सामने आ रही है वो है बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। ये आम लोगों की जिंदगी को ऐसे तरीकों से बदलेगी जिनकी हम आज पूरी तरह से कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। हमें इस क्रांति में दूसरों से पीछे नहीं रहना चाहिए और ऐसा हुआ भी। हमने जो एक रिवॉल्यूशन किया था, उस क्रांति में करीब 1 दशक तक हम सबसे आगे रहे बायोटेक्नोलॉजी में। सबसे पहले बॉलवर्म कीटों से बचाव के लिए बीटी हाइब्रिड्स को मंजूरी दी गई। बॉलवर्म यानी गुलाबी सुंडी कपास की कैसी फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है जिसकी इल्ली कपास के फल को खाकर उसकी फसल को डैमेज कर देती है। 2006 में GEAC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने बॉलगार्ड 2 को मंजूरी दी। इसके नतीजे साफ दिखाई दिए। बॉलगार्ड 2 बीटी कपास की दूसरी पीढ़ी की तकनीक है जिसमें 2 अलग अलग जीन डाले गए हैं ताकि फसल को गुलाबी सुंडी और अन्य हानिकारक कीड़ों से अधिक सुरक्षा मिल सके। उसके प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। कपास का उत्पादन 2002-03 के 136 लाख किलोग्राम बेल से बढ़कर 2013-14 में 398 लाख किलोग्राम बेल तक पहुंच गया, यानी तकरीबन 193% की बढ़ोतरी। इसका उत्पादन हर साल औसतन 10% बढ़ा। कपास में बेल का मतलब होता है दबाकर बांधी गई कपास की ऐसी बड़ी गठरी जिसे गिनती या व्यापार में इस्तेमाल किया जाता है। कपास का रकबा 76 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 119 लाख हेक्टेयर हो गया, यानी 56% की बढ़ोतरी। कपास का रकबा बढ़ा यानी कपास की खेती पहले से ज्यादा जमीन पर होने लगी, उसका एरिया बढ़ गया और इसके साथ ही उपज 302 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 566 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई, यानी 88% की बढ़ोतरी। बोर्ड में मार्क्स नहीं आते थे इतने। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। वाजपेयी सरकार के एक तकनीकी फैसले ने कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दी, रिवॉल्यूशन आ गया। लेकिन बाद में केंद्र और राज्यों की सरकारों ने इस नीतियों की जो विज्ञान से सफलता हासिल की थी उसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया। अब आते हैं हम यहां अपने तीसरे सवाल पर, क्या बीज सस्ता रखने की नीति किसानों के लिए मदद बनी या नई तकनीक के रास्ते की रुकावट बनी? बॉलगार्ड 2 के बाद माहिको मोनसेंटो बायोटेक इंडिया यानी MMB ने कपास के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक तैयार की। इसमें बॉलगार्ड 2 विद राउंडअप रेडी फ्लैक्स और बॉलगार्ड 3 शामिल थे। बॉलगार्ड 3 में
3 जीन इस्तेमाल किए गए थे। इसमें ऐसा फीचर भी जोड़ा गया था जिससे फसल पर खरपतवार मारने वाली दवा का असर कम हो। इसका मकसद था कीटों में बढ़ते प्रतिरोध और खरपतवार हटाने की बढ़ती लागत से निपटना। लेकिन इन तकनीकों को बाजार में लाने की मंजूरी नहीं मिली। इन तकनीकों को असल में प्राइस कंट्रोल के जरिए खत्म किया गया। कैसे? इन फैसलों ने सीड इनोवेशन के कारोबार के लिहाज से नुकसानदेह बना दिया था। बानगी सुनाता हूं। 2006 में आंध्र प्रदेश ने प्रति पैकेट की कीमत 750 रुपए तय की थी। ये उस समय की 1600 रुपए की कीमत से आधे से भी कम था और इस 1600 रुपए में से भी 1250 रुपए एमएमबी ट्रेड फी के तौर पर लेती थी। महाराष्ट्र और गुजरात ने भी तुरंत यही सीमा लागू कर दी। ट्रेड फ्री यानी कि वो रकम जो बीज कंपनियां पेटेंट तकनीक के उपयोग के लिए तकनीक उपलब्ध कराने वाली कंपनी को चुकाती हैं। 2015 में केंद्र ने कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के जरिए इसे फॉर्मल रूप दे दिया था। ट्रेड फ्री 74% तक घटा दी गई। ये प्रति पैकेट 186 रुपए से घटकर 49 रुपए रह गई। 2018 में नेशनल रिटेल प्राइस घटाकर 740 रुपए कर दिया गया और 2020 तक ट्रेड फी पूरी तरह ही खत्म कर दी गई। नतीजा सिंपल और सीधा था। ऐसे प्रतिकूल नियमों के बीच मोनसांटो ने बॉलगा 2 आरआरएफ को जीईएसी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की मंजूरी प्रक्रिया से वापस ले लिया। मोनसांटो एक अमेरिकी कृषि और बीज तकनीक कंपनी थी। 2018 में बेयर एजी ने इसे खरीद लिया, जिसके बाद ये अलग कंपनी के रूप में खत्म हो गई। इसी दौरान विकसित कृषि अर्थव्यवस्थाएं बॉलगार्ड 3 थ्राइव ऑन विद एक्सटेंडेड फ्लेक्स जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती रहीं। ये बीटी कपास की सबसे आधुनिक तकनीक है जो फसल को गुलाबी सुंडी के साथ साथ रस चूसने वाले कीड़ों जैसे कि थ्रिप्स से बचाती है और इस पर खरपतवार नाशक दवाओं का असर भी नहीं होता है। ब्राजील में 92% कपास की खेती बारिश पर निर्भर है। फिर भी तकनीक और सीड इनोवेशन की मदद से वहां कपास के कुल रकबे के 60% हिस्से में उसी कृषि वर्ष के दौरान दूसरी फसल भी ले ली जाती है। यानी कि एक जमीन से 2 फसल वो लोग ले लेते हैं। आज इंडिया कृषि बायोटेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन का लीडर नहीं है। सच तो यह है कि भारत इस दौड़ में ठीक से शामिल भी नहीं है। कपास की उत्पादकता के आंकड़े देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में यह 2340 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। चीन में 2311 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ब्राजील में 1943 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अमेरिका में 976 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये सभी 2025-26 तक के 3 साल के औसत यानी टीई 2025-2026 के लिंट यील्ड के आंकड़े हैं। इन्हें इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने जारी किया है। दूसरी तरफ भारत की उपज सिर्फ 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा कपास का क्षेत्र हमारे पास है, इंडिया के पास है, करीब 1.1 करोड़ हेक्टेयर। भारत और उसके प्रतिस्पर्धियों के बीच ये अंतर सिर्फ उपज का अंतर नहीं है, ये तकनीक अपनाने, शोध में निवेश और नीतियों की महत्वाकांक्षा के अंतर को भी दिखाता और खूब साफ तरीके से दिखा रहा है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि 2014-15 के बाद से कपास उत्पादन हर साल औसतन 2% घटा ही है। अगर भारत 2002 से 2014 के बीच वाली उत्पादन रफ्तार को बनाए रखता तो 2026 तक उत्पादन 6.53 करोड़ बेल पहुंच जाता। लेकिन 2025-26 में वास्तविक उत्पादन जो रियल प्रोडक्शन है वो 2.9 करोड़ बेल रहा, यानी 3.63 करोड़ बेल का अंतर आया। हम घाटे में रहे। ये एक दशक की नीतिगत विफलताओं की जमा हुई कीमत है। भारत कभी कपास का शुद्ध निर्यातक था, लेकिन 2025-26 में उसे 40 लाख बेल कपास आयात करनी पड़ी। अगर यही स्थिति बनी रही तो भारत जल्द ही कपास का बड़ा आयातक बन सकता है। कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन को समझने के लिए ये पूरी पृष्ठभूमि हमें याद रखनी होगी। मिशन का इरादा अच्छा है, लेकिन क्या इसके पास वो तकनीक है जो दुनिया के बड़े कपास उत्पादक देशों के पास है? इसका सीधा जवाब है नहीं। 2031 तक 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता का लक्ष्य ये कैसे हासिल करेगा, ये भी साफ नहीं है। और अगर ये लक्ष्य हासिल हो भी जाए तब भी भारत ब्राजील, चीन और ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा स्तर से काफी पीछे रहेगा। फिर उनसे मुकाबला कैसे करेगा? अब आते हैं चौथे सवाल पर। क्या हमारे पास वो तकनीक है, वो टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के बड़े देशों के पास है? नई बीज किस्में रातों रात पैदा नहीं होती, उनके लिए कई साल तक निवेश करना पड़ता है, पौध प्रजनन लगता है, बायोटेक्नोलॉजी और ट्रेड रिसर्च पर लगातार काम करना पड़ता है, फिर लंबी बायोसेफ्टी मंजूरी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक लंबी प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है, और उसके बाद भी बाजार में आने कोई गारंटी नहीं होती। अगर निवेश पर उचित कमाई की संभावना नहीं होगी तो निजी कंपनी इसमें पैसा क्यों लगाएंगी? उनको सीधा प्रॉफिट चाहिए। ट्रेड फ्री को लगभग खत्म कर देने वाले प्राइस कंट्रोल सिर्फ मुनाफा कम नहीं करते, वे इनोवेशन यानी नवाचार की वजह को ही खत्म कर देते हैं। अब सरकार के सामने साफ विकल्प है,
या तो वो ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा व्यवस्था बहाल करें जिससे निजी कंपनी अपनी लागत निकाल सके। इसके लिए कॉटन सीड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पर फिर से विचार करना होगा, या फिर वो ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र के रिसर्च या डेवलपमेंट में इतना निवेश करें कि वो निजी क्षेत्र की कमी को पूरी कर सकें। अगर आप प्राइवेट प्लेयर को नहीं लाने देना चाहते तो अपनी गवर्नमेंट इश्यू में ऐसा निवेश करिए। मौजूदा व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। प्राइस कंट्रोलर्स निजी नवाचार को दबा रहे हैं, सार्वजनिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है और किसान पुरानी तकनीक के साथ छोड़ रहे दिए गए हैं। क्या कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, समय ही बताएगा। इस आर्टिकल के लेखक अशोक गुलाटी भारत के जाने माने कृषि अर्थशास्त्री हैं। रितिका जुनेजा इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी ICRIER में सीनियर फेलो हैं और आयुषी गुप्ता ICRIER में रिसर्च एसोसिएट हैं। आपका इस आर्टिकल पर, आपका इनके तर्कों पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।